देश परदेश में आपका स्वागत है। आज परदेश की एक राजपथ पर चलने वाली रानी का आज देहावसान हुआ इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड की सबसे लंबे दौर तक महारानी बनी रहीं, 70 साल 6 महीने 7 महीने। और हमारी पीढ़ी के तमाम लोग उनके इंग्लैंड की रानी होने के समय में बड़े हुए। उनके समय में जो 70 साल का उनका राजकाल चला, उसमें कई एक पोप बदले, दर्जन प्रधानमंत्री बदले। हमारे देश में भी करीब 15 प्रधानमंत्री हुए। तो उन्होंने काफ़ी लंबा अपना एक दौर था, एक महारानी की तरह। लेकिन ये महारानी वो पुरानी महारानी की तरह नहीं थी जो मुग़ल काल की और उस ज़माने की, जहाँ लोग लड़ाई से ही जीता करते थे। ये डेमोक्रेटिक विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की महारानी थी, जिनकी एक भूमिका थी जो कि ज़्यादा सांस्कृतिक थी। एक हेड ऑफ स्टेट, राज्याध्यक्ष की बात, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, राज्याध्यक्ष, जिससे सब चीज़ों ऊपर होना पड़ता है, पार्टी से ऊपर, तमाम जितने भी हमारे विभाजन हैं सबसे ऊपर। वहाँ इस तरह सोचना पड़ता है जिससे कि व्यवस्था बनी रहे, लोगों में आस्था बनी रहे, व्यवस्था को एक उसकी अपनी जो जगह है वो उसमें संतुलन बना रहे हर तरह से। तो एलिज़ाबेथ जो पैदा हुई थी तब उनको रानी बनने का कोई ऐसा किसी गुमान नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जब एक राजा ने अपने प्रेमवश राज्य छोड़ दिया तो उनके पिताजी वहाँ के राजा बने, और सबसे बड़ी बेटी होने के नाते पिताजी के देहावसान पर उनको रानी बनाया गया। जब रानी बनाया गया तो केन्या में थी, घूम रही थी, उनको पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। वो तरुणावस्था में थी, 19 की भी नहीं थी शायद। अब 96 की हैं। जब उनका देहावसान हुआ तो उनकी उम्र 96 वर्ष की है। उनका जो कोरोनेशन हुआ रानी बनने के कुछ एक साल बाद हुआ था। तो यानी कि जो काफ़ी कम उम्र में सबसे कम उम्र की रानी थी आज की जो आधुनिक इतिहास में। उनका महत्व इसलिए है कि उन्होंने राजपथ पे इस तरह चलती थी जैसे वो कर्तव्य पथ हो, और सभी लोग ये सोचते थे ये कैसे इतनी दूर रह सकती हैं हर चीज़ों से, जो फैसले करती हैं वो इस तरह कि जो राज्य के लिए सही हैं। और उसका असर आपने देखा, उनके परिवार के ऊपर भी देखा। अपने परिवार को भी उन्होंने उस संदर्भ में ही देखा कि जो राजा को देखना चाहिए या रानी को देखना चाहिए। तो खैर वहाँ से आते हैं हम, जो भी कर्तव्य पथ की बात हुई है हमारे देश में कि राजपथ का नामकरण कर्तव्य पथ हो जाएगा। ये जो नामकरण की जो राजनीति है, ये समझ है। मैं बचपन से सोचता था कि नाम वो बदलते हैं जिन्हें अपने नाम से मुश्किल होती है। नाम वो बदलते हैं जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता। नाम वो बदलते हैं जो भविष्य देखना नहीं चाहते, जब उधर जा नहीं सकते। नाम वो बदलते हैं कि जिनमें अपने आप में आस्था नहीं है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है 8 साल पहले से, जो नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है हर चीज़ पे, औरंगज़ेब रोड को कलाम रोड बना दिया गया, कितनी सड़कों के क्या क्या नाम बदले, शहरों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। और अब जो है राजपथ, एक बहुत छोटा सा शब्द है, अच्छा शब्द है जिसको आप कह सकते हैं। मेरा मानना है कि जो भी सड़क का नाम हो उसमें पहली जो उसकी खूबी होनी चाहिए उसे हम आराम से कह सकें। राजपथ, जनपथ, ये अच्छे नाम हैं। अगर अब्दुल कलाम के नाम पे सड़क बनानी है तो उसे आप कलाम मार्ग कह दीजिए। APJ अब्दुल कलाम पूरा कहने की, इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है। ये मेरा अपना मानना है। मेरा मानना है कि ये चीज़ें जनता के लिए होती हैं, उनके लिए नहीं जिनकी हम याद कर रहे हैं। और जिनको याद करना है कालांतर में वो सब जान लेंगे कि अगर उनकी इसमें रुचि है तो पता लग जाएगा उनको किसके नाम पे कौन सी सड़क है। लेकिन जो हमारा सिलसिला है वो किसी को सम्मानित करने का है, यानी कि राज्य अपने आप में उन लोगों को जो राज्य का हिस्सा बनते हैं उनको सम्मानित करने में लगा रहता है। अगर आप देखिए हमारे नेता सबसे ज़्यादा अगर उनके ट्वीट आते हैं
संदेश आते हैं। किस बात पे? ऐसे ऐसे लोग जिनका हमने कभी सुना नहीं नाम, जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, उनकी वर्षगांठ पे वह कोई न कोई एक शुभकामना की बात आती है, जो कि दिवंगत हो गए सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले। एक ये। दूसरा, जो विदेश में बड़े लोग जब गुजरते हैं तो एक ट्वीट आता है कि संवेदना का। और तीसरा, कुछ ऐसे जो जिनके प्रति ज़्यादा प्रेम है या लगाव है, अगर वो गुजर गए या ऐसा कुछ हुआ या उनके जन्मदिन पे, तो ट्वीट आते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा काम ये है कि लोगों को जो व्यवस्था में हैं, जो राज सत्ता में हैं, उनके साथ बना के कैसे रखा जाए, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि वरना राजनीतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और कुर्सी डगमगा जाएगी। लेकिन नाम बदलने का जो एक सिलसिला चालू हुआ है, इससे आखिर क्या होता क्या है? क्या लोगों में, क्या उनका विकास हो जाता है? जहाँ भी नाम बदला है, क्या उससे विकास हुआ? चाहे किसी राज्य का नाम लीजिए, शहर का नाम लीजिए। ठीक है, शहर का नाम चेन्नई हो गया, मद्रास से तमिलनाडु हो गया। वहाँ जो सिलसिला काम का शुरू हुआ, उसकी वजह थी वहाँ एक वहाँ की संस्कृति अलग थी। जो वहाँ आंदोलन चला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का, कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जिस तरह उन्होंने जो ऊंची जाति के लोग जो उनके ऊपर हावी रहते थे, उनको हटाने की कोशिश की। सामाजिक इससे बदलाव और एक अस्थिरता से बनी, लेकिन उससे जो एक नयापन आया, उसने तमिलनाडु को आज की तारीख में देश में जो सबसे उन्नत राज्यों में से जरूर बनाया। उसमें नाम का मतलब नहीं था, उसमें संस्कृति का मतलब था, उसमें सांस्कृतिक जो बदलाव आए। अगर बदलाव से नाम बदलते हैं तो बात बिल्कुल समझ में आती है। क्योंकि जैसे आपने बीए किया तो आपको बीए की डिग्री मिलती है, आप एमए करके तो एमए की डिग्री मिल जाती है। उसी तरह से अगर किसी समाज ने बदलाव के साथ अपना नाम बदला हो, नया नाम चुना हो, तो अच्छा लगता है। जैसे भारत का नाम लीजिए, मानते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, वो हिंदी में इसका नाम लेंगे, हमेशा भारत की बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, सारी बातों में इंडिया और अंग्रेज़ी जो आती है, उससे क्या लगता है आपको? यानी कि इच्छा आपकी वही है जो सबकी है। एक बार मैं यूरोप में पढ़ता था, तो हमारे एक क्लासमेट थे, काफ़ी ये हम लोग सब लोग काम करते हुए, जो काम करने के दौरान जो पढ़ने जाते हैं एमबीए करने के लिए, उसमें हम लोग हिस्सा ले रहे थे। तो सब लोग काम करते थे। उनमें से जिसने कहा कि मुझे रोलेक्स घड़ी और मर्सिडीज कार पसंद नहीं आती है, जैसे उसको अच्छी नौकरी मिली, उसने पहला काम वही किया। तो यानी कि सबके मन में जो आकांक्षाएं वही रहती हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है तो उसके बारे में हम कुछ अलग तरह से बात करते हैं। जब मिल जाता है तो हमारी भावनाएं अलग हो जाती हैं। तो सड़कों के नाम, शहरों के नाम जो हैं, वो इसलिए बदले जाते हैं कि कहीं हमें कोई ऐसी हीन भावना है। ये नहीं कि हम बदला ले रहे हैं, जो पुरानी बातें हुई उसका बदला ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अभी तक जो है लखनऊ का नाम बचा हुआ है, पता नहीं उसका नाम क्या हो जाएगा। पटना का पाटलिपुत्र हुआ तो क्या कोई उसे पाटलिपुत्र कहता है? सब पटना ही कहते हैं। हमने तो किसी सुना नहीं पाटलिपुत्र का नाम लेते हुए किसी को। बनारस आज भी बनारस है, हमारे प्रधानमंत्री भी उसको बनारस कहते हैं। वाराणसी कितने लोग कहते हैं जो संस्कृत जानते हैं या जो कायदे से एक औपचारिक भाषण देते हैं, वो वाराणसी कहते हैं। इस बात को कितना समय हो गया। हाँ, बम्बई ज़रूर बम्बई बन गई, फिर भी हमारी ज़ुबान पे तो बम्बई आज भी है, और मद्रास आज भी है। गलती हो जाती है मद्रास और चेन्नई के बीच में, लेकिन जब लिखने की बात आती है चेन्नई लिखना पड़ता है। अभी भी हैदराबाद शहर का नाम हैदराबाद ही है। तो शहरों के नाम और सड़कों के नाम जो हैं वो ऐतिहासिक हैं। एक जगह एक समय था जिसकी वजह से वो उनका नाम ऐसा रखा गया, और वो नाम जो है क्यों रखा गया सब लोग भूल गए। वो बातें पुरानी हैं, और उनको फिर कुरेदने से किसका फ़ायदा होगा ये आप जान लीजिए। ये चीज़ें जो हमारे असली मुद्दों से हमें अलग रखती हैं। असली मुद्दे हैं विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़कों के, हम आपकी तकलीफ़ें हैं उनको समझने के, जो गरीब हैं जिनका हम ख्याल नहीं कर पाते, जो 100 में से 93 जो भारतीय हैं वो गरीब हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ये कर्तव्य है। कर्तव्य पथ जो ऐसा होता है जिसको नाम लेना नहीं पड़ता, वो काम करने से दिख जाता है कि आप कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं।
लेकिन अगर आप राजपथ पे चलें और लोग बोले कि हम कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं, तो उसमें लगता है कि कहीं एक वास्तविकता से हम भाग रहे हैं। वास्तविकता है कि वो वाकई राजपथ है, क्योंकि वहाँ राजपाट वहीं से निकल रहा है। राजपथ इसलिए भी है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनमें एक राजसी एक भावना है, अंदाज है, वो राजा बनना चाहते हैं, भले ना बन पाए। जनतंत्र में राजा बनना संभव नहीं है। अपने आप में ये दोनों बिल्कुल विरोधी विचार हैं, या उनकी समझ जो है एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पर है। तो फिर ऐसे विचार क्यों आते हैं? अगर राज नाम से आपको चिढ़ है, तो फिर जो राज का जो चल रहा है उसमें राजा बनने की जो एक राजा की तरह रहने की, राजा की तरह सब कुछ करने की वो लालसा क्यों दिखती है? तो ये मुझे लगता है कि जो नाम बदलने का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए, और ये अपने आप में काफ़ी एक मान लीजिए कि दयनीय स्थिति है। उसको दयनीय ही कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी भावनाओं से निकली हुई एक लालसा है जो अपने आप में हीन भाव से त्रस्त है। तो हमें अपना विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास किससे आएगा? जब हम सक्षम होने, अपने आप को सक्षम मानेंगे। अगर हम मानेंगे सक्षम, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब बहलाने की चीज़ें हैं, और किनको बहलाते हैं? जो उम्मीद भी नहीं कर रहे, आप उनको बहलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब का एक सिंबलिज्म इनमें है, एक छवि बनती है इससे लोगों के दिमाग में। तो ये लोग जो मैकियावेली को पढ़ते हैं, या जो चाणक्य की अर्थशास्त्र को लेकर के अपनी सत्ता चलाते हैं, उनमें ये सब करने की एक लालसा होती है, एक क्षमता होती है, और इन सब से राजपाट और सत्ता को बनाए रखने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अभी हम कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि हम ढंढोरा पीट रहे हैं कि हम इंग्लैंड से आगे चले गए अर्थव्यवस्था में। कितना सच है कितना गलत, वो तो आप उसका जो आंकड़ा देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कायदे से। आज की तारीख में सब आंकड़े अपने आप में विश्वसनीय नहीं हैं, तो हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था इंग्लैंड से आगे बढ़ भी गई, वो ऐसे ही कहना है कि जो मैं 21 साल का हूँ, मेरा वज़न 200 किलो है और मैं 40 किलो के पहलवान से ज़्यादा मजबूत निकला। इंग्लैंड छोटा सा देश है। इंग्लैंड आज की स्थिति में, आज की तारीख में, उसमें वो बात नहीं है, वो दम नहीं है। और वहाँ कुल 7 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 140 करोड़ लोग 7 करोड़ लोग से आगे बढ़ के अपनी सब कुल संपत्ति में, तो क्या तीर मार लिया हमने। लेकिन ये जो भावनाएं हैं समझाने के लिए अच्छी हैं कि जिन लोगों ने हम पर शासन किया, हम उनसे भी आगे बढ़ गए। तो ये आगे बढ़ने में पिछले 8 साल का योगदान नहीं है। ये जो शुरुआत हुई है वो कुछ करें ना करें, अगर आप 5% भी बढ़ते रहते तो कभी ना कभी उनके आगे जाते। सवाल ये कि आज या 5 साल बाद। लेकिन वो क्या ऐसी स्थिति नहीं है जिसको हम लेकर के खुश हों या उसको लेके अपना ढिंढोरा पीटें। देखने की चीज़ है कि हम चीन के सामने कैसे खड़े हैं। चीन हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है। एक ज़माने में जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तब चीन में 60 करोड़ लोग थे, हमारे यहाँ 45 करोड़ लोग थे। अब बराबर के हो गए 140, क्योंकि चीन ने कोशिश की अपनी जनसंख्या रोकने की, कम करने की, और हमने उतनी कोशिश नहीं की। लेकिन 140 करोड़ लोग अगर सक्षम हों तो उनका जीवन अच्छा हो सकता है, और देश का माहौल अच्छा हो सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है, हमारा ढांचा अच्छा हो सकता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, अगर लोग पढ़े लिखे हों। लेकिन अगर 93% लोग हमारे हाई स्कूल पास न कर पाएंगे तो फिर वो संभावना कम हो जाती है। तो कर्तव्य पथ ज़रूरी है, लेकिन कर्तव्य पथ बनाना जो सड़क के नाम नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पथ तो हमारी सोच का मार्ग है, वो सड़क का मार्ग नहीं है, सड़क वाला मार्ग नहीं है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।